लेकिन योग शुरू करने के 3 महीने बाद से मेरा शरीर हर सुबह 3:30 बजे अपने आप जागने लगा, वो भी बिना किसी भारी कोशिश के। आज भी यही होता है। जागने के बाद मैं तुरंत योगाभ्यास में लग जाता। मैं किस जगह और किस हालत में हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसमें एक दिन भी नागा नहीं हुआ। यह आसान सा योग अंगमर्दन था। यह शारीरिक योग की एक प्रणाली है जो मांसपेशियों और हाथ पैरों को मजबूत बनाती है। यह शारीरिक और मानसिक तौर पर मुझे बाकी लोगों से अलग करता था, बस इतना ही, या मैं ऐसा मानता था। समय के साथ औपचारिक शिक्षा से मेरा भरोसा उठ गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि मैं उसमें दोष ढूंढ रहा था। मुझ में इतना उत्साह और जीवंतता थी कि मैं हर चीज़ में खुद को शामिल रखना चाहता था। लेकिन स्पष्टता उस उम्र में भी मेरी सबसे बड़ी विशेषता थी। जो मुझे पढ़ाया जा रहा था उसमें असंगतियाँ या खामियाँ मैं जानबूझकर नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि वे अपने आप दिख जाती थीं। मैंने अपने जीवन में कभी कोई चीज़ खोजने या पाने की कोशिश नहीं की है। मैं बस देखता हूँ, और यही चीज़ अब मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वाकई अध्यात्म को जानना चाहते हैं तो किसी चीज़ को पाने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को लगता है कि अध्यात्म ईश्वरीय सत्य या परम तत्व को खोजना या पाना है। समस्या यह है कि आपने खुद ही यह तय कर लिया है कि आपको क्या खोजना है। आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देखने की क्षमता महत्वपूर्ण है। दुनिया में आज बगैर किसी उद्देश्य के देखने की क्षमता खो गई है। हर कोई मनोवैज्ञानिक प्राणी बन गया है। वह हर चीज़ का मतलब निकालना चाहता है। खोजना किसी चीज़ की तलाश नहीं है, यह आपके बौद्ध, आपके देखने की क्षमता को बढ़ाना है। हाई स्कूल के बाद मैसूर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मैंने अपनी पढ़ाई खुद करने का बीड़ा उठाया। मैं वहाँ सबसे पहले सुबह 9 बजे पहुँच जाता था और रात 8:30 बजे आखिर में बाहर निकलता। सुबह के नाश्ते और रात के खाने के बीच किताबें ही मेरा सहारा होती थीं। हालांकि मैं हमेशा से भुक्कड़ था, लेकिन पूरे 1 साल मैंने दिन का भोजन नहीं किया। मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, होमर से लेकर पॉपुलर मैकेनिस्ट तक, काफका से लेकर कालिदास तक, दांते से लेकर डेनिस दे मेनस तक, सबको पढ़ा। उस 1 साल में मैंने काफ़ी जानकारी हासिल की, लेकिन अब सवाल पहले से और ज़्यादा हो गए थे। मेरी माँ के आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं मैसूर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढूं, लेकिन मैंने अपने साथ हर वक्त अनंत सवाल ढोना जारी रखा। पुस्तकालय और मेरे अध्यापक दोनों के पास इनके जवाब नहीं थे। एक बार फिर मेरा ज़्यादातर समय कक्षा के बाहर बीतने लगा। मैंने देखा कि कक्षा में सिर्फ नोट्स लिखवाने का काम होता था और स्टेनोग्राफर बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने एक बार अध्यापिका से कहा था कि वे नोट्स दे दें ताकि मैं उसकी फ़ोटोकॉपी करा सकूं। इससे उनकी लिखाने की समस्या और कक्षा में हाजिर रहने की मेरी मजबूरी खत्म हो जाएगी। अंततः सभी शिक्षकों के साथ मैंने एक समझौता कर लिया। वे कक्षा में मेरी गैरहाजिरी से ज़्यादा खुश थे। वे हर रोज़ मेरी हाजिरी लगाने लगे। महीने की आखिरी तारीख को हाजिरी गिनी जाती थी। उस दिन मैं कक्षा में सह सुनिश्चित करने के लिए आता था कि वे अपने वादे पर कायम हैं या नहीं। हम कुछ लोगों का वह समूह विश्वविद्यालय परिसर के मैदान में बरगद के विशाल पेड़ के नीचे जमा होने लगा। किसी ने इसका नाम बैनियन ट्री क्लब रखा, या यह नाम हमारी पहचान बन गया। क्लब का आदर्श वाक्य था, हम बस मज़े के लिए यह करते हैं। हम उस पेड़ के नीचे अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर इकट्ठे होते और कई मुद्दों पर घंटे बतियाते। जावा मोटरसाइकिल को पहले से अधिक तेज कैसे चलाएं से लेकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाएं तक। हाँ, हम अपनी मोटरसाइकिल से कभी नहीं उतरते थे। ऐसा करना तो उसका अनादर था। विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी होने तक मैं सारा देश घूम चुका था। शुरू में मैंने अपनी मोटरसाइकिल से दक्षिण भारत की यात्रा की। बाद में मैंने अपनी मोटरसाइकिल से पूरा देश घूमा। इसके बाद देश की सीमाओं से बाहर का रुख करना स्वाभाविक ही था। लेकिन जब मैं भारत नेपाल सीमा पर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए काफ़ी नहीं है। मुझे और भी कागजात चाहिए थे। इसके बाद यह मेरा लक्ष्य बन गया कि मैं किसी तरह इतने पैसे कमा सकूं कि अपनी मोटरसाइकिल पर दुनिया की सैर कर पाऊं। यह सिर्फ घूमने की लालसा नहीं थी, सच तो यह था कि मैं बेचैन था। मैं कुछ जानना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या जानना है। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि इसके लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन मैं इतने अंतर्मन से जानता था कि मुझे और ज़्यादा चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं आवेग में आकर कुछ करता था, बस मेरा झुकाव जीवन की ओर था। मैं अपने कामों के नतीजों को आंकता था। वे जितने खतरनाक होते थे मुझे उतना ही आकर्षित करते थे। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारी रक्षा करने वाला देवदूत जरूर कृपालु होंगे और उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता होगा। अपनी हदों को आंकने, सीमाओं को पार करने की हसरत हमेशा से मेरे अंदर थी। क्या और क्यों मेरे लिए कभी सवाल नहीं रहे, सिर्फ कैसे ही एक सवाल होता था। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि ज़िंदगी में मैंने कभी कुछ
बनने के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ यह सोचता था कि जीवन में कैसे जीना है, और मैं जानता था कि कैसे सिर्फ मैं ही तय कर सकता हूँ और यह मेरे अंदर से होगा। उन दिनों मुर्गी पालन की ज़बरदस्त मांग थी। मैं कुछ कमाना चाहता था ताकि अपने बेलगाम और निरुद्देश्य घूमने की इच्छा को पूरी रख सकूं। तो मैं इस धंधे में घुसा। मेरे पिताजी ने कहा, मैं लोगों को क्या कहूँगा, यही कि मेरा बेटा मुर्गियाँ पालता है। लेकिन मैंने अकेले अपने दम पर मुर्गी पालन पालन का फॉर्म खोला। धंधा चल निकला, मुनाफा बढ़ने लगा। मैं हर सुबह इस काम को 4 घंटे देता था। बाकी समय पढ़ने, कविता लिखने, कुएं में तैरने, ध्यान लगाने और बरगद के विशाल पेड़ पर बैठकर दिव्य सपने देखने में गुजारता था। सफलता ने मुझे जोखिम लेने की को उकसाया। मेरे पिताजी हमेशा अफसोस करते थे कि उनके बेटे के अलावा हर कोई इंजीनियर या उद्योगपति बन गया है, प्रशासनिक सेवा में भर्ती हो गया है या फिर अमेरिका चला गया है। हर जगह जिस किसी को मैं मिलता, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मेरे स्कूल और कॉलेज के पुराने शिक्षक, वे कहते, ओह, हमें लगता था कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बनोगे, पर तुम तो इसे बर्बाद कर रहे हो। मैंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। एक सिविल इंजीनियर दोस्त के साथ साझेदारी में मैंने भवन निर्माण का व्यवसाय शुरू किया। 5 साल में हमने एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल ली और हमारी गिनती मैसूर के अग्रणी ठेकेदारों में होने लगी। मेरे पिताजी को यकीन नहीं होता था, लेकिन वे खुश थे। मैं जोश से भरपूर और अपने इरादों का पक्का था। मुझ में उत्साह था और मैं नई चुनौतियों के लिए तैयार रहता था। जब आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है तो लगता है कि सभी ग्रह आपके चक्कर काट रहे हैं, न कि सूरज के। जब सितंबर 1982 की उस दोपहर को मैंने अपनी चेक मोटरसाइकिल से चामुंडी पहाड़ी पर जाने का फैसला किया, तब मैं इसी तरह का नौजवान था। तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी पहले की तरह नहीं रह जाएगी। बाद में जब मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया कि उस दिन पहाड़ी पर मुझे क्या हुआ था, तो वे मुझसे बस इतना ही कह सके, क्या तुमने पी रखी है, क्या तुमने कोई नशा किया था। वे इस नए आयाम के बारे में मुझसे ज़्यादा बेखबर थे, जो अचानक मेरी ज़िंदगी में विस्फोट की तरह आया था। इससे पहले कि मैं इसका मतलब निकालना शुरू करता, मुझे फिर वही अनुभव हुआ। 1 हफ्ते बाद की घटना है। परिवार वालों के साथ मैं खाने की मेज़ पर बैठा था। मुझे लगा कि वह बस 2 मिनट तक चला, लेकिन 7 घंटे बीत चुके थे। मैं पूरे होश हवास में वहीं बैठा हुआ था, लेकिन जिस मैं को मैं जानता था वह वहाँ बचा ही नहीं था। बाकी सब कुछ वहाँ मौजूद था और वक्त गुजर गया। मुझे याद है कि परिवार के कई लोगों ने मेरे कंधे पर थपकी दी थी, मुझसे पूछा था कि क्या हुआ, मुझसे खाना खाने को कहा। मैंने बस अपना हाथ उठाकर उन्हें जाने के लिए कहा। तब तक वे मेरी अजीबोगरीब हरकतों के आदी हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब मैं सामान्य स्थिति में लौटा तो सुबह के 4:15 बज चुके थे। ऐसे अनुभव बार बार होने लगे। जब भी ऐसा होता तो लगातार कई घंटों तक मैं न तो कुछ खाता न सोता, बस एक जगह बैठा रहता। एक बार तो यह अनुभव 13 दिनों तक चला। जब यह शुरू हुआ तब मैं एक गांव में था। यह अवस्था अभिभूत करने वाली और अकथनीय शांति तथा परमानंद की अवस्था थी। गांव वाले मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, ओह, ये ज़रूर समाधि में होंगे। समाधि शरीर से परे आनंद की एक अवस्था है, जिसके बारे में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में काफ़ी कुछ लिखा गया है। भारत उस तरह का देश है जिसमें लोगों में आध्यात्मिकता की पारंपरिक समझ है, पर मुझे उसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मैं तो ब्लू डेनिम जीन्स पहनने वाला इंसान था। जब मैं उस अवस्था से बाहर आया तो कोई मुझे फूलों की माला पहनाना चाहता था, तो कोई मेरे पैर छूना चाहता था। यह सब मुझे पागलपन लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा करना चाहेगा कोई। एक और दिन मैं दोपहर का खाना खा रहा था। मैंने मुंह में पहला निवाला रखा ही था कि अचानक वही अनुभव हुआ। उस पल मैं इंसानी पाचन की चमत्कारी प्रक्रिया को अनुभव कर पा रहा था। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक बाहरी चीज, धरती का एक टुकड़ा, मेरा हिस्सा बन रहा था। बौद्धिक स्तर पर हम सब यह जानते हैं कि धरती का एक हिस्सा भोजन हमारा पोषण करता है, और फिर एक दिन हमारा शरीर उसी धरती का पोषण करने के लिए उसकी मिट्टी में मिल जाता है जिसने कभी हमें जीवन दिया था। लेकिन जब यह बोध अनुभव के स्तर पर प्रकट हुआ तो इसने मैं कौन हूँ के मूलभूत दृष्टिकोण को ही बदल दिया। धरती समेत अपने आसपास की हर चीज के साथ मेरे संबंधों में जबरदस्त बदलाव आ गया। हम में से हर एक में मौजूद उस असाधारण बुद्धिमत्ता के प्रति मैं जागरूक होता चला गया, जो रोटी के एक टुकड़े का, एक सेब को एक ही दोपहर में इंसानी शरीर में रूपांतरित कर सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब मैंने अपनी पूरी चेतना से उस बुद्धिमत्ता को, जो सृष्टि का स्रोत है, स्पर्श करना शुरू किया तो मेरे आसपास अकथनीय लगने वाली चीज़ें घटित होने लगी। मैंने जिन चीज़ों को स्पर्श किया वे किसी न किसी तरीके से रूपांतरित हो गईं।
लोग मेरी तरफ देखते थे और उनकी आंखों में आंसू बहने लगते थे। कई लोगों ने दावा किया कि बस मुझको देखने भर से उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिल गई। मैंने खुद को भी कुछ ही घंटों में ऐसी बीमारियों से स्वस्थ होते पाया जिनसे ठीक होने में मुझे सामान्य चिकित्सीय देखभाल के माध्यम से महीनों लग गए होते। हालांकि इन सब बातों को मैंने कोई महत्व नहीं दिया। बहरहाल बाहरी और अंदरूनी हकीकत के रूपांतरित करने की मेरी है क्षमता मेरे भीतर और मेरे आसपास आज भी काफ़ी नाटकीय ढंग से जारी है। ऐसा नहीं था कि मैंने इसे हासिल करने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश की थी। बात बस इतनी है कि एक बार जब कोई बुद्धिमत्ता के इस गहन आयाम के संपर्क में आ जाता है जो यहाँ पर हमारे अस्तित्व का आधार है, तो जीवन स्वाभाविक रूप से चमत्कारी बन जाता है।